जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, कल कहाँ तक हम लोग पढ़े थे, जरा देख लीजिए एक बार आप लोग। कहाँ तक देखे थे हम लोग? संवेग के बारे में देख रहे थे, संवेग मोमेंटम के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग यहाँ पर आवेग के बारे में देखेंगे। आवेग, आवेग को इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स कहा जाता है, जिसको आई से दिखलाते हैं या जे से भी दिखलाया जाता है। इम्पल्स का मतलब हुआ, ध्यान ध्यान दीजिएगा, कहिएगा जब किसी वस्तु पर, देखिए, जब किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए लगता है तो उस बल और समय के गुणनफल को ही आवेग कहा जाता है। तो आवेग जो होता है बल और समय का गुणनफल, आवेग आई बराबर होता है एफ इंटू डेल्टा टी के बराबर। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। इसका अगर यूनिट पूछा जाएगा कि यूनिट क्या होगा, एस आई यूनिट पूछा जाएगा तो कहिएगा न्यूटन गुने सेकेंड। न्यूटन गुने सेकेंड हो गया, इसका यूनिट जो हो गया न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। या आप याद रखेंगे, ये राशि जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि में आता है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर इसका बीमा पूछा जाएगा, बीमा, तो कहिएगा ए में एल टी माइनस वन, और यही बीमा संवेग का भी होता है। मतलब कि संवेग और आवेग दोनों एक ही चीज है। अंतर यही है कि आवेग जो होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होती है। तो याद रखिएगा, जब किसी वस्तु पर एक बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए लगता है तो उस बल और समय के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि जब हम लोग किसी वस्तु पर बहुत बड़ा बल बहुत ही कम समय के लिए जब लगेगा तो उस दोनों को गुना कर कर उसका आवेग निकाल सकते हैं, इम्पल्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, आवेग और संवेग में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या है, यहाँ हम नोट लाइन में लिखने जा रहे हैं। याद रखिएगा, आवेग आई बराबर होता है, ये हो गया संवेग में परिवर्तन के बराबर। संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग आई बराबर संवेग में परिवर्तन। ये हम लोग कहेंगे कि आवेग आई किसके बराबर, तो संवेग में परिवर्तन के बराबर। और कर लिख दीजिएगा, आई बराबर यहाँ पर कहिएगा एम भी माइनस एम यू के बराबर। एम भी माइनस एम यू संवेग में परिवर्तन। यहाँ पर एम भी माइनस एम यू बराबर संवेग में परिवर्तन हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आता है, और अगर यही कह दिया जाएगा कि संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर, तो वो बल के बराबर। संवेग में परिवर्तन की दर कहेगा तो बल के बराबर, अगर खाली संवेग में परिवर्तन कहेगा तो आवेग के बराबर, इम्पल्स के बराबर होती है, इम्पल्स के बराबर होती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखिए हेडिंग के रूप में लिख रहे हैं न्यूटन के गति का, न्यूटन के गति का द्वितीयक नियम, न्यूटन्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीयक नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा गया है। तो न्यूटन साहब अपने सेकेंड लॉ में कहे थे कि किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाएगा, जब कांस्टेंट बल रहेगा तो उसमें त्वरण पैदा होगा। मतलब कि किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है उस वस्तु पर लगाए गए बल का समानुपाती होता है। मतलब कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप लोग कहिएगा एफ बराबर एम ए होता है। यहाँ समरी समझिए, एफ बराबर एम ए, यही सेकेंड लॉ है। आपसे कह दिया जाएगा कि इसी को कहिएगा संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की अगर दर कहेगा तो ये बल के बराबर होता है, ये फोर्स के बराबर होता है। यह नियम बल का परिमाण प्राप्त देता है, बल का परिमाण, बल का परिमाण प्राप्त होता है, मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है, बल का परिमाण मैग्नीट्यूड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है।
याद रखिएगा, ये वास्तविक नियम यही है, सेकंड लॉ ही नियम, सेकंड लॉ ही वास्तविक नियम है। इससे कहिएगा, इससे फर्स्ट तथा सेकंड लॉ, फर्स्ट तथा थर्ड लॉ प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। इससे फर्स्ट तथा थर्ड लॉ प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि न्यूटन के गति का वास्तविक नियम की बात किया जाए तो ये सेकंड लॉ ही होती है, क्योंकि इससे अन्य दो नियमों को प्राप्त किया जा सकता है, अन्य दो नियम को इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो कहा जाएगा कि F बराबर एम ए कौन सा नियम है न्यूटन का, तो कहिएगा F बराबर एम ए न्यूटन का, आपका न्यूटन का सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। याद रखिएगा, यह नियम गति का वास्तविक नियम है, न्यूटन का द्वितीयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है, यह गति का वास्तविक नियम है। लिख दे रहे हैं, यह गति का वास्तविक नियम है, यह गति का वास्तविक नियम है, हमारा नियम है। याद रखिएगा, इसी नियम से फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ प्राप्त की जा सकती है। तो अब आप लोग बताइए, यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा कि F बराबर एम ए न्यूटन का कौन सा लॉ है, सेकेंड लॉ है। संवेग में परिवर्तन की दर ही बल के बराबर होता है, बल का परिमाण प्राप्त होता है, इससे फर्स्ट लॉ तथा थर्ड लॉ प्राप्त की जा सकती है। यह गति का वास्तविक नियम होता है, यही हमारा वास्तविक नियम है। किसी वस्तु के वेग में अगर किसी वस्तु के अगर संवेग में परिवर्तन करना है तो जरूर उस पर बल लगाना होगा, और वो जो बल होता है असंतुलित बल होती है। तो F बराबर एम ए ये न्यूटन का कौन लॉ है, तो कहिएगा कि ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। चलिए आप लोग बताइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को पर। देखिए आप लोग कहते हैं यहाँ पर कि F है, F बराबर कहिएगा एम भी माइनस एम यू बटा टी, F बराबर एम भी माइनस एम यू बटा टी होती है। आप इसी को कह दीजिएगा, एक साथ इसी को कह दीजिएगा संवेग में परिवर्तन की दर, इसी को कहिएगा संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है यही ना बल के बराबर हुआ, संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है। याद रखेंगे, हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं। क्रिकेट मैच में, मेरी बात समझिएगा, क्रिकेट मैच में कैच लेते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे करता है, खिलाड़ी अपना हाथ पीछे करता है ताकि हाथ पर चोट कम लगे, हाथ पर चोट कम लगे, हाथ पर बल कम लगे। मतलब कि संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है कि बढ़ाता है, कहिएगा संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए अपने हाथ को क्या करता है, पीछे करता है। तो अब हम लिख रहे हैं क्रिकेट मैच में, क्रिकेट मैच में क्रिकेट मैच में या आपका फुटबॉल खेल में गोलकीपर, या फुटबॉल खेल में गोलकीपर क्रिकेट मैच में, फुटबॉल खेल में, क्रिकेट मैच में, फुटबॉल खेल में गोलकीपर द्वारा बॉल, यहाँ पे आप अलग अलग लिख रहे दोनों को। क्रिकेट मैच में कैच लेते समय या फुटबॉल खेल में
गोलकीपर द्वारा फुटबॉल पकड़ते समय, फुटबॉल खेल में गोलकीपर द्वारा फुटबॉल पकड़ते समय वह अपने हाथों को पीछे खींचता है ताकि उसके हाथों पर चोट कम लगे, बल कम लगे, अर्थात वह संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है। कम लगे अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, अर्थात वह संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है। बताइए, संवेग में परिवर्तन की दर को वो कम कर लेता है। मतलब कि ये समय, सुनिए मेरी बात, अगर समय बढ़ जाएगा, अगर ये टाइम को देखिए, हाथ पीछे खींच लिया तो समय बढ़ गया, और समय जब बढ़ गया तो हाथ पर चोट कम लगेगा। जब ये टाइम बढ़ जाएगा तो बल का मान, ये टाइम बढ़ जाएगा तो बताइएगा बल का मान F का मान जो है ना वो घट जाएगा। वही बात लिखे हैं, क्रिकेट मैच में कैच लेते समय या फुटबॉल खेल में गोलकीपर द्वारा फुटबॉल पकड़ते समय वह अपनी हाथों को पीछे खींचता है ताकि उसके हाथों पर बल कम लगे, अर्थात वह संवेग में परिवर्तन की दर को कम करता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, एकदम बनाइएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि संवेग में परिवर्तन, यही क्रिया देखिए, संवेग में परिवर्तन की दर को कम करने के लिए हाथ को पीछे करता है, और वही संवेग में परिवर्तन की दर ही तो बल के बराबर होता है, बराबर बल के। जब ये कम होगा तो ये भी तो कम होगा ना, ये भी कम हो जाएगा। यही बात सेकंड लॉ से हम लोग समझ सकते हैं, यही चीज हम लोग सेकंड लॉ में समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। जब अच्छी चीज पढ़ाइए तो पता चलता है कि लड़का को पसंद नहीं आ रही है, लेकिन हमें तो वो पसंद है कि एग्जाम में क्वेश्चन हो बहु लड़े। अगर एग्जाम में हो बहु क्वेश्चन लड़े तो आपको अफसोस के सिवाय और कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर से दोबारा खोजिएगा आप, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, पढ़िए। चलिए कोई बात नहीं, हर एक स्टूडेंट नहीं पढ़ता है ना, बिहार पुलिस का ना बैच है भाई। आप चाहिएगा कि बिहार पुलिस के बैच में लॉलीपॉप क्वेश्चन आ जाए। बिहार पुलिस वाले जो प्योर दौड़ने वाले स्टूडेंट है, पढ़ने वाले कम है ना, तो वो बिहार पुलिस का एग्जाम देकर निकलेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल से, तो लोल लेखा मुंह कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ना बना हमसे, ना बना। बेवकूफ़ का, इनके पढ़ाई करने के समय आपको समझ में नहीं आती है, जो चीज़ बताया जाता है वो समझ में नहीं आती है, और जो नहीं समझना चाहिए उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ। हम चाहते कि आप सीखिए और आप चाहते कि मैं रटूं, बस अंतर यही है। खैर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं मेहनत कीजिए, लक लेबर चांस की बात है, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो जो पढ़ने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पढ़ने वाले हैं, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कोई इसमें से मैक्सिमम रिजल्ट आएगी। इसलिए आएगी कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें पढ़ने वाले हैं और वो पढ़ाई का महत्व बूझते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, जो स्टूडेंट मेरी बातों को समझ रहा है, जो मेरी पढ़ाने के ये जज्बात को समझ रहा है, वो सही में, अरे बिहार पुलिस तो क्या, हर एक वनडे एग्जाम का लेवल यही रहता है, हर एक वनडे एग्जाम का लेवल वही रहती है जो मैं आपको लेवल बतला रहा हूँ। देखिए, जनरल कंपटीशन का कोई लेवल नहीं है
कि आप कहिएगा कि ये बिहार पुलिस में आएगा, अरे बिहार पुलिस में थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का आता है, तो आपको हम उस तरह से हम न्यूमेरिकल बेस्ड आपको बताने चाह रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ना हमको खाली बल का यूनिट बतलाइए, न्यूटन होता है। तो अरे भाई इस तरह का यूनिट बताएंगे तो 2 दिन में 5 दिन में बैच खत्म हो जाएगा, इसलिए वैसा काम नहीं कर सकता हूं मैं। चलिए आप लोग आइएगा, जब आप लोग बॉक्सिंग वाला मैच देखते होंगे, देख बॉक्सर मर नहीं मारता है, जब बॉक्सिंग होता है तो एक बॉक्सर जब दूसरे बॉक्सर को मारता है तो अपने सर को पीछे करता है, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है। क्यों करता है? ताकि वो समय बढ़ जाए, समय बढ़ जाए तो बताइएगा बल का मान घट जाए, बल का मान घट जाए, समय बढ़ जाए, बल का मान घट जाए, या इस दोनों के मान में संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाए, ये कहिएगा आप लोग। चाहे आप लोग देखिए ना, आपसे कह दिया जाएगा कि जब क्रिकेट मैच में देखिए, समझिए, जब ये खिलाड़ी हाथ पीछे करेगा तो बताइए समय बढ़ जाएगा, जैसे कि समय बढ़ गया तो समय जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, बल का मान कम होगा, और बल का मान कम होने का मतलब कि पूरा का मान कम हो गया, पूरा का मान कम हो गया। फिर इसी प्रकार से देखिएगा, जब बचपन में आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे तो टीचर कहते थे कि जरा छड़ी खाने के लिए हाथ निकालिए, तो बताइएगा जब छड़ी इस पर पड़ता था तो हाथ क्या करते थे? पीछे करते थे, हाथ को पीछे करते थे ताकि समय बढ़ जाए, और समय बढ़ जाए तो हाथ पर चोट कम लगे, हाथ पर बल कम लगे, और हाथ पर बल कम लगेगा, चोट कम लगेगा, इसी कारण पीछे करते हैं आप। तो हर एक जगह ये एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है आपके लिए। चलिए सर, आपसे पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाता है, थैंक यू। चलिए देखिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा आप, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब एक बात बताइएगा, आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि एफ बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम ए, अगर ये कांस्टेंट रहेगा, अगर ये सेम रहेगा, समान रहेगा, तो अब बताइएगा दोनों में रिलेशन क्या होगा, ये दोनों में संबंध क्या होगा? तो ये दोनों में संबंध जो होगा उल्टा संबंध हो जाएगा। तो संबंध इसके बीच में क्या होगा? तो संबंध बराबर कह दीजिएगा, ये दोनों के बीच संबंध क्या होगा? जब ये कांस्टेंट होगा तो एम में और ए में उल्टा संबंध होगा, एम में और ए में उल्टा संबंध होगा। जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें त्वरण ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें त्वरण कम होगा। तो A1 बटा A2 बराबर A1 बटा A2 बराबर कहिएगा M2 बटा M1 कह दीजिएगा, M2 बटा M1 कह दीजिएगा। इस तरह से आप संबंध भी निकाल सकते हैं जब F कांस्टेंट रहेगा तब, F अगर कांस्टेंट रहेगा तब। अब फिर मेरी बात एक और समझिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक M1 द्रव्यमान की वस्तु है और इस पर बल लग रहा है, हमारा F बल लग रहा है, तो इसमें त्वरण पैदा हो रहा है A1, इस पर F बल लग रहा है तो त्वरण A1 हो रहा है। यहाँ पर हमारा एगो M2 द्रव्यमान की वस्तु है और ये बताइएगा इसमें A2 त्वरण हो रहा है और इस पर भी बल सेम लग रहा है, इस पर भी सेम बल लग रहा है। अगर दोनों को, यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांध दी जाए, एक साथ बांध दी जाए तो ये बल उसमें कितना का त्वरण उत्पन्न करेगा? तो F बराबर कहिएगा M1 प्लस M2 इंटू ए कर दीजिएगा, F बराबर M1 प्लस M2 इंटू ए कर दीजिएगा। इस सूत्र के माध्यम से निकालिएगा, इस सूत्र के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो आप बताइएगा M1 द्रव्यमान की एक वस्तु है, उस पर बताइए F बल लगने से उसमें A1 त्वरण पैदा होता है, और यहाँ M2 द्रव्यमान की वस्तु है उस पर उतना ही बल लगता है तो A2 त्वरण पैदा होता है। अगर दोनों को एक साथ बांध दिया जाए तो ये बल कितना का त्वरण पैदा करेगा? तो इसके माध्यम से निकाल दीजिएगा, इसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है,
यहाँ से भी, ये पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। कह दिया जाएगा कि ये बताइएगा यहाँ पर दोनों पर बल सेम लग रहा है, दोनों पर बल सेम लग रहा है, तो इसमें उत्पन्न त्वरण का अनुपात क्या होगा, तो इस सूत्र के माध्यम से निकाला जाएगा। त्वरण का अगर रेशियो पूछा जाएगा तो इस सूत्र से निकालिएगा। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसमें त्वरण कम होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें त्वरण ज्यादा होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। यही था हमारा न्यूटन के गति का सेकंड नियम था, जो बल के परिमाण को बतलाता है, बल के मैग्नीट्यूड को बतलाता है, F बराबर ma को बतलाता है, जो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिख रहे हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ये बताइएगा इस नियम को हम लोग सेकंड लॉ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ भी प्राप्त किया जा सकता है और थर्ड लॉ भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कहिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कहिएगा इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का, एक क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन नियम भी कहा जाता है। एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। कहिएगा दो वस्तुओं पर, दो भिन्न भिन्न, दो अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती है, दो अलग अलग वस्तुओं पर दो डिफरेंट वस्तुओं पर लागू होती है, लागू होती है। ये बताइएगा इसमें दो बल काम करते हैं, कहिएगा दो बल वर्क करते हैं, दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं। एक का नाम है क्रिया, दूसरा का नाम है प्रतिक्रिया। दो बल कार्य करते हैं तथा दोनों बलों का मान सेम रहता है, दोनों बलों का मान समान, दोनों बलों का मान समान होता है, सेम होता है, समान होता है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत, लेकिन डायरेक्शन में दिशा में एक दूसरे के विपरीत, दिशा में एक दूसरे के अपोजिट, दिशा में एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत। तो अब बताइएगा दिशा में जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या होगा। इस दिशा में एक दूसरे के विपरीत, इसलिए परिणामी बल का मान, परिणामी बल का मान, रिजल्टेंट फोर्स का मान, परिणामी बल अगर पूछ दिया जाए, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल F का मान 0 हो जाएगा। तो कहिएगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहिएगा, तो कहिएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ना, इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। कितनी वस्तुओं पर लागू होती है, तो दो अलग अलग वस्तुओं पर लागू होती है। इसमें दो बल कार्य करते हैं, दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन बल है वो, क्रिया और प्रतिक्रिया बल, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। याद रखिएगा दो बल कार्य करते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। ये दोनों बलों का मान समान होता है, दोनों बलों का मान बराबर होता है, समान होता है, बराबर होता है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत। इसलिए परिणामी बल का मान, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स का मान अगर पूछा जाएगा कि परिणामी बल का मान क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या होगा, तब परिणामी बल का मान 0 हो जाएगा। इसलिए कि दोनों बलों का मान बराबर है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है। जैसे कि कह दिया जाएगा एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, कहिएगा इसमें कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है
तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगाती है। इन दोनों बलों में एक को कहिएगा क्रिया और दूसरे को कहिएगा प्रतिक्रिया। जैसे मानकर चला जाए कि किसी आदमी को आप एक चट्टी मारते हैं गाल पर, उसके एक चट्टी गाल पर मारते हैं, तो बताइएगा आप उसको गाल पर एक चट्टी दिए तो क्या आपके हाथ पर चोट नहीं लगता है? लगता है। तो आपने उसको क्रिया दिया तो उधर से वो क्या देता है? प्रतिक्रिया देता है। आप हथौड़ी से जब कील को ठोकते हैं तो आप कील को क्रिया देते हैं तो उधर से वो प्रतिक्रिया देता है, आपको भी वो आपका वो भी देता है, झटका देता है। किनारे पर नाव से कूदना, तो आप किनारे पर नाव से ऐसे कूदिएगा तो नाव भी आपको धक्का देता है, आगे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से पानी में तैरना, तो हम लोग पानी में तैरते हैं तो पानी को ऐसे धक्का देते हैं, क्रिया करते हैं तो वो प्रतिक्रिया देता है। आपको देखिएगा नाव खेना, नाव को चलाना, पानी में नाव जब चलाया जाता है तो एक लकड़ी होती है, लकड़ी से ऐसे पानी को टारा जाता है, ऐसे पानी को ऐसे पीछे किया जाता है, तो ऐसे पीछे कीजिएगा, क्रिया दीजिएगा तो वो आगे प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि दोनों का दिशा एक दूसरे के विपरीत होता है, अपोजिट होता है। आप बताइएगा वस्तु में जब चलाना हो, वस्तु को गति में लाना है तो कौन लॉ काम करेगा? सेकेंड लॉ काम करेगा। बल का परिभाषा फर्स्ट लॉ से, जड़त्व का नियम फर्स्ट लॉ से, बल का मान सेकेंड लॉ से, बल का गुण थर्ड लॉ से। कहिएगा इससे बल का गुण प्राप्त होता है, इससे बल का गुण प्राप्त होता है, इससे बल का गुण प्राप्त होता है। और याद रखिएगा प्रकृति में यह कभी स्वतंत्र नहीं रहता है। यह प्रकृति में बल जो होता है, बल प्रकृति में स्वतंत्र नहीं पाया जा, स्वतंत्र नहीं होता है। प्रकृति में बल प्रकृति में स्वतंत्र नहीं होता है। जब भी होता है ये पेयर में होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया में रहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया में रहता है, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता है प्रकृति में बल। ये बल का गुण बतलाता है, सही बात है, ये बल का गुण बतलाता है, बल के गुण को ये बतलाता है। तो इतना काफ़ी है आपके लिए, बीपी वाले स्टूडेंट, बिहार पुलिस वाले स्टूडेंट, इतना आपके लिए काफ़ी है, इतना जरूर आप लोग कम से कम याद रखिएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, हम सारा एग्जाम्पल बताए हैं। एक चीज देखिए, जब आप लोग जमीन पर चलते हैं तो धक्का देते हैं जमीन को, तो जमीन को आप क्रिया कर रहे हैं तो उधर से वो प्रतिक्रिया देता है। बताइएगा घोड़ा जब जमीन पर चलता है तो घोड़ा देता है क्रिया और जमीन देता है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया नहीं देगा तो चल पाएगा? जैसे बालू पर आप ही चलते हैं, तब बालू पर आसानी से चल लीजिएगा जितना आप कड़ा जमीन पर चलते हैं? नहीं, बालू पर आप क्रिया दे रहे हैं, तो क्रिया दे रहे हैं तो उतना प्रतिक्रिया नहीं मिल पाता है, क्योंकि बालू का कण जो होता है भागता है, एक दूसरे को बांध कर नहीं रखता, बांधा हुआ नहीं रहता है, तो वो पीछे घसकता है। तो बताइएगा बालू पर चलने में कठिनाई होती है, क्योंकि उतना प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, उतना प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण बालू पर चलने में कठिनाई होती है, बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। इसलिए चिकनी सतह पर चलना है तो छोटा छोटा स्टेप लेकर चला जाता है, ताकि प्रतिक्रिया बल ज्यादा प्राप्त हो। तो बताइएगा इसके अंतर्गत आने वाला हम एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, इसके अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड लॉ का एग्जाम्पल कैसे? कहिएगा टेबल पर रखी किताब, टेबल पर रखी किताब, रखी किताब। तो बताइएगा टेबल पर किताब रखा हुआ है, तो टेबल सहित किताब सहित टेबल, देखिए किताब सहित टेबल जो है ना पृथ्वी पर बल लगा रहा है, तो पृथ्वी भी, बताइएगा पृथ्वी भी इस पर बल लगाएगा। तो एगो क्रिया हुआ और एगो प्रतिक्रिया हो गया। जमीन पर चलना, कोई भी आदमी चले, चाहे घोड़ा चले, चाहे हाथी चले, कोई भी चले, जमीन पर चलना, जमीन पर चलना, चलना, ये भी यहाँ पर भी थर्ड लॉ काम करेगा। किनारे पर नाव से कूदना, किनारे पर नाव से कूदना, नाव से कूदना, किनारे पर नाव से कूदना, किनारे पर नाव से कूदना। फिर यहाँ पर कहिएगा बंदूक का प्रतिक्षेप, बंदूक का प्रतिक्षेप, प्रतिक्षेप का मतलब पीछे की ओर झटका, बंदूक का प्रतिक्षेप माने कि प्रतिक्षेप का मतलब होता है बंदूक का पीछे की ओर झटका।
रिक्वायल ऑफ गन इंग्लिश में कहते हैं रिक्वायल ऑफ गन कह दीजिएगा। रिक्वायल ऑफ गन ये प्रतिक्षेप का मतलब होता है पीछे की ओर झटका, पीछे की ओर झटका होती है, झटका। जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है, बंदूक पीछे की ओर झटका देता है ना। जब तोप से बम का गोला छोड़ा जाता है तो वो भी थर्ड लॉ का पालन करती है, पीछे की ओर हटती है। फिर इसी प्रकार से कहिएगा पानी में तैरना, नदी में तैरना, पानी में कोई भी पानी, नदी में चाहे आपका समुद्र में कहीं भी तैरिए, पानी में तैरना, पानी में तैरना। फिर यहाँ पर लिखेगा रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का नोदन कहिएगा, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट भी कह सकते हैं, रॉकेट का उड़ना। 7 नंबर में लिख दे रहे हैं, कहिएगा नाव चलाना, नाव खेना, नाव पानी में नाव चलाना, पानी में नाव चलाएंगे, ये भी हो जाएगा। रॉकेट का उड़ना, बंदूक का प्रतिक्षेप, किनारे पर नाव से कूदना, जमीन पर चलना, टेबल पर रखी किताब। ये बताइएगा सारा का सारा जो है हमारा थर्ड लॉ के अंतर्गत आएगा। थर्ड लॉ में कितने बल काम करते हैं? 2 बल काम करते हैं, एगो क्रिया और एगो प्रतिक्रिया होती है, क्रिया और प्रतिक्रिया। आप बताइएगा हथौड़ी से, जब हथौड़ी से कील पर आप मारते हैं तो आपको भी बल लगता है, वो बल किसका है? प्रतिक्रिया बल का है। किसी आदमी को आप चाटी से मारते हैं तो आपको भी बल लगता है। लोग नहीं कहते एक जितना के मरनी उतना के हमरे चोट लाग गए, तो वो प्रतिक्रिया बल हुआ। आप क्रिया कर रहे हैं तो उस उधर से प्रतिक्रिया मिलती है। ये तो याद रखिएगा, ये थर्ड लॉ का जितना भी एग्जाम्पल है, याद रखिएगा थर्ड लॉ का जितना भी एग्जाम्पल है, ये यहाँ पर क्रिया और प्रतिक्रिया देखने को मिलेगा। एगो क्रिया और एगो क्या होता है? प्रतिक्रिया। चलिए चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं क्रिया और प्रतिक्रिया का जो अनुसरण करेगा, जो पालन करेगा। लगभग देखा जाए तो ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करती है। इसी थर्ड लॉ की उत्पत्ति है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसी की उत्पत्ति है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए आगे लिख रहे हैं हम लोग रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, हेडिंग के रूप में लिख रहे हैं, याद रखिएगा रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सुनिए। देखिए आप लोगों में से अगर ध्यान से पढ़िए, आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए, एकाग्रता से पढ़िए। अगर एकाग्रता से पढ़िएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सफलता आपकी जरूर आपके हाथ लगेगी। तो जी चाय पिलाओ। कौन चाय आ गया? काहे आ गया ये सब चाय? हैं? जो मैं बतला रहा हूं, जिस मार्ग पर आपको ले जा रहा हूं, अगर उस मार्ग पर आप लोग चलिएगा तो साइंस का क्वेश्चन आपसे एकदम गर्दा उड़ जाएगा, आपसे एकदम गर्दा गर्दा उड़ाकर आप लोग साइंस का क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए सर जितने भी फैकल्टी यहाँ पर लाए हैं वो अपने आप में एक अलग मायने रखने वाला फैकल्टी है, वो अपने आप में एक अलग मिसाल बनाकर रखते हैं। और मान कर चला जाए कि मैथ्स हो गया आपका, आपका जीके जीएस हो गया, आपका साइंस हो गया, तो आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते होंगे, जो जान रहे होंगे वो पहचान रहे होंगे।
एज पूरा होना चाहिए। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ज्यादा डिले नहीं करूंगा मैं, आपका समय आपका बहुत कीमती है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है ना, देखा ध्यान दीजिएगा, मानकर चला जाए, मानकर समझिए, पहले आप अपनी भाषा में समझिए। आप लोग, एक सरल रेखा है और आगे एगो वस्तु रखा हुआ है, जैसे यहां देखिएगा, ये यहां पर है हमारा सरल रेखा हो गया, आगे में एगो वस्तु रखा हुआ है एम, आपका एम द्रव्यमान का या M2 द्रव्यमान का, और पीछे से एक वस्तु जा रहा है M1 द्रव्यमान का U चाल से, और ये गया और इससे टकरा गया। टकराने के बाद में इससे चिपक भी सकता है, या टकराने के बाद दोनों का वेग अदल बदल भी सकता है। तो जब वस्तु पीछे से गया और आगे वाले से टकराया तो वहां थर्ड लॉ काम करेगा। जब ये इससे जाकर टकराएगा तो ये इस पर बल लगाएगा और ये भी उतना ही बल इस पर लगाएगा, थर्ड लॉ काम करेगा वहां पर। तो यहां पर बाहर से कोई भी रिजल्टेंट फोर्स काम नहीं कर रहा है, बाहर से कोई परिणामी बल नहीं लग रहा है जिसके कारण वस्तु में त्वरण पैदा करे। तो आप कहिएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि किसी बाह्य बल की अनुपस्थिति में अगर बाहर से कोई असंतुलित बल नहीं लग रहा है किसी वस्तु पर, तो उसका कुल रेखीय संवेग टक्कर के पहले या टक्कर के बाद कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। यही बात कहा गया है, क्योंकि जब टक्कर होगा किसी भी चीज में, जब टक्कर होगा तो वहां थर्ड लॉ काम करेगा, ये जितना बल इस पर लगाएगा ये भी उतना ही बल इस पर लगाएगा, मतलब कि वस्तु पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का मान 0 हो जाएगा। तो हमारा कहना है कि बाह्य बल की, कहिएगा बाह्य बल की, बाह्य असंतुलित बल, बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक पिंडों के संवेगों का, पिंडों के संवेगों का बीजगणितीय योग्य बाह्य बल, बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के संवेगों का बीजगणितीय योग्य, योग्य बीजगणितीय योग्य बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के, दो या दो से अधिक पिंडों के संवेगों का बीजगणितीय योग्य टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद, टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद, टक्कर के बाद नियत होता है। नियत माने कांस्टेंट होता है। तो यही बात कहा गया था किस लॉ में का, आपका यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कहा गया था कि दो या दो से अधिक पिंडों के संवेगों का बीजगणितीय योग टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद नियत होता है, कांस्टेंट होता है। क्या कहा जा रहा है, क्या है, पढ़िए। क्या ऑनलाइन में क्वेश्चन है आपका, ऑनलाइन में क्वेश्चन क्या है आपका बताइए। मैं, हाँ? अच्छा चलिए, ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछने पर तो ऑनलाइन में पूरा क्वेश्चन लिखकर भेजिए तो बताया जाएगा, आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है हमारी, ऐसी कोई तमन्ना नहीं है, कोई हमारा कोई आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अगर गिला शिकवा रहेगा तभी ना नहीं बताएंगे।
हम तो चाहते हैं कि आप सफल होखिए, सफलता आपकी कदमों को चूमे, आपके बदन पर वर्दी आए। टेंशन मत लीजिए, सब बनेगा, सब बनेगा, बशर्ते कि ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि हम एक ही बात जानते हैं कि ईमानदारी से किए गए कर्म का फल व्यर्थ नहीं जाता है। ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन। इतना ही समझ लीजिए आप। तो बताइएगा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के बीज आपका पिंडों के संवेगों का बीजगणितीय योग टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद नियत होता है, कांस्टेंट होता है। यही बात कहा गया था रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत में, यही बात इसमें कहा गया था। तो कहिएगा, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि बाह्य बल की बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में, बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में बाह्य असंतुलित बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के संवेगों का बीजगणितीय योग टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद नियत होता है। ध्यान दीजिएगा, अब यहां समझिए आप लोग इसको, इसके लिए, इसके अंतर्गत मतलब कि संवेग का बीजगणितीय योग जो होता है कांस्टेंट होता है, नियत होता है। याद रखिएगा, इसके अंतर्गत आने वाला एग्जाम्पल जो हो गया, एग्जाम्पल कहिएगा रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना या रॉकेट का नोदन, रॉकेट का नोदन भी कह सकते हैं। रॉकेट का उड़ना ये रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। कहिएगा आपका बंदूक का प्रतिक्षेप, बंदूक का प्रतिक्षेप, बंदूक का प्रतिक्षेप, प्रतिक्षेप इंग्लिश में कहिएगा रिक्वायल ऑफ गन, रिक्वायल ऑफ गन होता है। ये सब का सब रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। अगर थर्ड लॉ नहीं देगा, अगर थर्ड लॉ नहीं देगा तो कहिएगा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का ये पालन करता है। अगर थर्ड लॉ नहीं दे रहा है तब मारिएगा कि ये सब का सब रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का ये पालन करता है। अगर थर्ड लॉ नहीं दे रहा है तब। चलिए हो गया ये। कहिएगा ये सिद्धांत क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात किया जाए तो कह दीजिएगा कि यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य हो तो उसका कुल आपका रेखीय संवेग नियत होता है। ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी निकाय पर कार्यरत, ये भी कह सकते हैं यदि किसी निकाय पर, यदि किसी निकाय पर कार्यरत, निकाय पर कार्यरत, कार्यरत सभी बलों का, सभी बलों का बीजगणितीय योग, गणितीय योग शून्य होता है। यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, योग शून्य होता है तो उसका कुल रेखीय संवेग, तो उसका कुल रेखीय संवेग, रेखीय संवेग नियत होता है, नियत होता है, उसका कुल रेखीय संवेग नियत होता है। ये भी कह सकते हैं आप लोग, इस तरह से भी आता है, यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है तो उसका कुल रेखीय संवेग नियत होता है, नियत होता है।
और यही बात अगर दूसरे शब्दों में कह दिया जाए, दूसरे शब्दों में कह दिया जाए तो ऐसे कह सकते हैं, बाह्य बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक पिंडों के संवेगों का बीजगणितीय योग टक्कर के पहले तथा टक्कर के बाद नियत होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है, ये भी कह सकते हैं। तब बताइएगा, यहां पर समझिए अब यहां पर अगर कह दिया जाए, टक्कर की बात किया जाए तो टक्कर दो प्रकार का होता है। टक्कर देखिए, टक्कर की बात करते हैं कोलिजन, तो कोई भी कोलिजन होगा, चाहे पूर्णतः प्रत्यक्ष टक्कर हो चाहे अप्रत्यक्ष टक्कर हो। सुनिए, आपसे कहेंगे कि रॉकेट का उड़ना आधारित है, सुनिए रॉकेट का उड़ना आधारित है तो थर्ड लॉ पर मारिएगा, और थर्ड लॉ नहीं दिया रहेगा तब कहिएगा रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। ये बताइएगा, बंदूक का प्रतिक्षेप रिकॉइल ऑफ गन, बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, तो वहां पर भी अगर थर्ड लॉ नहीं देगा तो कहिएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का पालन करेगा। वहां पर भी वो रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। अभिकेंद्रीय बल मिलेगा आगे, टेंशन मत लीजिए, अभिकेंद्रीय बल तो शायद बता चुके हैं आप लोगों को, नहीं बताए हैं अभी। तो याद रखिएगा, यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बलों का बीजगणितीय योग, सभी बलों का जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर का छूट गया है, सभी बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है तो उसका कुल रेखीय संवेग संरक्षित होता है। और अब हम लोग देखेंगे टक्कर, अब हम लोग देखेंगे टक्कर के बारे में, देखेंगे कोलिजन के बारे में, देखेंगे कि ये कोलिजन क्या है, टक्कर क्या है, ये कोलिजन क्या है। आप लोग लिखे भी हैं कि यदि किसी निकाय पर कार्यरत सभी बाह्य बलों का परिणामी शून्य हो, यदि सभी बाह्य बलों का बीजगणित, सभी बाह्य बलों का परिणामी, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी बाह्य बलों का बाहरी बलों का, सभी बाह्य बल, ये जोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा, सभी बाह्य बलों का परिणामी शून्य होता है, सभी बाह्य बलों का परिणामी शून्य होता है तो उस निकाय का शून्य होता है तो उसका कुल, तो उस निकाय का, निकाय माने सिस्टम का कर दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा, तो उस निकाय माने सिस्टम का कुल रेखीय संवेग नियत होता है। चलिए अब हम लोग कल देखेंगे टक्कर के बारे में, देखेंगे आज यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, टक्कर के बारे में देखेंगे हम लोग, फिर हम लोग टक्कर के बारे में कल देखेंगे हम लोग।